जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके जीएस का रियल पेपर के प्रश्न आज हम करने वाले। जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी कि पूरा का पूरा पेपर आपके सामने होने वाला है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, उनका लेवल क्या होता है, किस पैटर्न से होता है, उनकी भाषा क्या होती है, सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको याद होंगे, साथ में मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताता हुआ चलूंगा जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो क्लास को बड़े ध्यान से देखते रहना है, और आप कितने सही कर सकते हो ये भी खुद को देखना है, किसी को बताना नहीं, खुद को देखना है कि हाँ, मुझे कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉब्लम आई है, स्टैटिस्टिक्स जीके में आपको प्रॉब्लम आ रही है, हिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या ये भी आपको पता चल जाएगा। फिर आप उठा के और उनको पढ़ना स्टार्ट कर देना। चलिए, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्या है आपका कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल होता है, ये अपने को बताना है कि इनमें से सबसे तरल कौन सा होता है, सबसे अधिक तरल कौन सा होता है, ये अपने को बताना है कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति के लिए कौन सा माप सबसे अधिक तरल होता है। तो M1 क्या हो जाएगा, सबसे अधिक तरल माप होता है। ठीक है जी, M1 क्या हो जाएगा, सबसे अधिक तरल माप होता है। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछेंगे, अगर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि M1 और M2 ये किस प्रकार की मुद्राएं हैं, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि M1 और M2 है वो किस प्रकार की मुद्राएं हैं। तो ये किस प्रकार की मुद्राएं हो जाएंगी, आपकी संकीर्ण मुद्रा हो जाएगी। किस प्रकार की मुद्रा हो जाएगी भाई, ये आपकी संकीर्ण मुद्रा हो जाएगी M1 और M2। लेकिन आपसे यह भी तो पूछ सकता है कि M3 और M4 है वो किस प्रकार की मुद्राएं हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, ये आपकी व्यापक मुद्रा हो जाएगी। ये किस प्रकार की मुद्राएं हो जाएंगी, ये आपकी व्यापक मुद्राएं हो जाएंगी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, और इकोनॉमिक्स से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, इस बात को भी नोट कर लेना है। एसएससी जीडी के लिए इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, और ये आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये स्पेसिफिक टॉपिक में आपको करवाता हूं। राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी जी का जो युग है, वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो आपको बताना है कि दांडी मार्च है वो कौन से वर्ष में शुरू किया गया था। देखो, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, साबरमती आश्रम से। जो गुजरात में साबरमती आश्रम है, वहां से क्या हुआ था भाई, इसकी शुरुआत हुई थी। ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो क्या हो जाएगा 1930। लेकिन वहां पर अप्रैल 1930 में वो दांडी पहुंचे, और वहां पर उन्होंने क्या तोड़ा भाई, नमक कानून तोड़ा। क्योंकि अंग्रेजों ने बोला था कि कोई नमक नहीं बना सकता, तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। और जब ये चले थे, उस समय इनके पास 78 अनुयायियों के साथ ये चले थे, यानी कि 78 लोग इनके साथ चल रहे थे। और जैसे ये जो यात्रा है वो कंप्लीट होती है, दांडी पहुंचती है, उस समय हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। तो गांधी जी को लगा ये बहुत अच्छा समय है, और उसी समय उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका नाम क्या दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि अंग्रेजों ने बोला था कि आप नमक नहीं बना सकते, तो गांधी जी ने बोला भाई हम तो नमक बनाएंगे। जो अंग्रेजों ने आज्ञा दी थी उसका पालन नहीं करेंगे, तो आज्ञा का पालन न करना क्या होता है, अवज्ञा होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी कब हुई, 1930 में, अप्रैल 1930 में इसकी शुरुआत हुई। ये अपने को ध्यान रख लेना। बात यहां पर 1920 की आई है, तो 1920 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन, जिसका मतलब था कि अंग्रेजों का सहयोग ना करना।
ठीक है जी। लेकिन फिर गांधी जी को समझ में आया कि अंग्रेज यहाँ पर हमसे सेवा करवाने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है जी। तो ये आंदोलन बहुत बड़ा हो गया था, सारे एक साथ आ गए थे, जितना भी नेता थे, क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी युवा थे, सभी एक साथ आ गए थे। लेकिन जब ये आंदोलन सफल नहीं हो रहा था, फिर क्या हुआ, 1922 में इसको बंद कर दिया गया, ठीक है जी। 1922 में क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी ने बोला कि मैंने बोला था हिंसा मत करना, ये अहिंसा का आंदोलन था और आप सभी ने हिंसा कर दी, जिसकी वजह से इस आंदोलन को बंद किया जा रहा है। 1950 आया तो 1950 क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, और इस दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ। हमारे देश का क्या हुआ था भाई, संविधान लागू हुआ था। तो ये बात अपने को याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने जो क्लास मैंने करवा रखी है सभी टॉपिक्स की, जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें अगर आपने वो क्लास देख रखी होगी, तो राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी जी युग वाला पूरा का पूरा टॉपिक मैंने करवा रखा है, तो सब कुछ आपको याद होगा। जिनको नहीं याद है वो वाली क्लास जरूर देख लेना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले खालिस्तान के नाम से जाना जाता था, जिसको अभी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार बोला जाता है। हमसे पूछा गया कि पहले उसको किस नाम से जाना जाता था, यह हमें बताना है। देखो, संगीत नाटक अकादमी की घोषणा की गई थी 1952 में कि संगीत नाटक अकादमी बनाएंगे, लेकिन इसका उद्घाटन कब किया गया था, 1953 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए घोषणा कब हुई, तो 1952 में, उद्घाटन कब हुआ, 1953। और जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, उसको पहले राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कि महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में स्पर्धा शामिल होती है, यानी कि जो महिलाओं की हेप्टाथलॉन होती है उसमें कितनी स्पर्धाएं शामिल होती है। स्पर्धा का मतलब होता है कितने प्रकार के खेल शामिल होते हैं, ये अपने को बताना है। जैसे महिलाओं की क्या होती है, हेप्टाथलॉन, महिलाओं की क्या होती है, हेप्टाथलॉन होती है। वैसे ही पुरुषों की जो होती है प्रतियोगिता, उसको क्या कहा जाता है, डेकाथलॉन उसको कहा जाता है। महिलाओं की को क्या कहा जाता है, हेप्टाथलॉन, और जो पुरुष के लिए होती है उसको क्या कहा जाता है, आपका डेकाथलॉन कहा जाता है। और इसमें जो स्पर्धाएं होती हैं या खेल शामिल होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ये पुरुषों वाला याद कर लेना। हमसे महिलाओं का पूछा है, तो महिलाओं वालों में कितना होता है, 7, ठीक है जी। इसमें 7 खेल शामिल होते हैं महिलाओं वाले में, और पुरुषों वाले में 10 खेल शामिल होते हैं। ये अपने को याद रख लेना है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, कि गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है। देखो, आपसे त्योहार से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। जो पर्व और त्योहार वाला टॉपिक है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो अपने नोट्स हैं उनमें भी आपके लिए अवेलेबल है, और आपके पास कोई बुक होगी उसमें भी अवेलेबल है, तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ना। तो ये देखो, एसएससी जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चन है आपका, तो आंसर कीजिए। तो जो गणगौर त्योहार है ये कहां पर मनाया जाता है, राजस्थान में। काफी मूवीज में भी आपने देखा होगा, ठीक है जी। गणगौर त्योहार है वो राजस्थान में मनाया जाता है, और कौन से मास में मनाया जाता है ये भी पूछा जाता है। तो चैत्र मास में ये मनाया जाने वाला त्योहार है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। सभी राज्यों के त्योहार आपको याद कर लेने। चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। और एक बात याद कर लेना, खेल और खिलाड़ी वाला टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक को आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। जो अगर आपके पास नोट्स हैं हमारे वाले, तो उस नोट्स में आपको जरूर मिल जाएगा। अब इसका आंसर कीजिए, कि जो PR श्रीजेश जी हैं वो कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, ये आपको बताना है। देखो, इन्होंने भारत के लिए 2006 से खेलना शुरू किया था। पहला मैच इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेला था, और ये क्या है भाई, ये गोलकीपर है। क्या है, गोलकीपर है। तो अब तो सभी का आंसर आ गया होगा। तो ये कौन से खेल से संबंधित है, ये हॉकी खेल से संबंधित है। कौन से खेल से हो जाएंगे, हॉकी खेल से।
और इन्होंने 4 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है, 2012 में, 2016 में जो वर्ल्ड कप हुए थे, 2020 में और 2024 में। ये 4 हैं जिनमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। ठीक है जी, ये गोलकीपर है श्रीजेश जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। और पहला मैच इन्होंने 2006 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना खालिस्तान का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन से पता चल गया होगा, आपसे पंचवर्षीय योजना पूछी है, तो मैं फिर से वही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपने जो टॉपिक वाली इंपॉर्टेंट क्लास करवाई है मैंने, वो अगर आपने देख ली होगी तो आप स्वीच का आंसर कर दोगे, क्योंकि उसमें पंचवर्षीय वाला टॉपिक आराम से मैंने पढ़ा रखा है। कोशिश कीजिए कि भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। वैसे तो गरीबी अभी तक हटाया जा रहा है, ठीक है जी। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? सन 1974 से 79 में चलने वाली ये योजना थी। अब आप आंसर कर दीजिए। पहले क्या होता था, जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा स्वतंत्र हो गया, उसके बाद हमारा देश गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को, फिर सरकार ने टारगेट बनाया कि 5 साल का हम टारगेट लेके चलेंगे, जिसको पंचवर्षीय योजना बोला गया, और 5 सालों में हम देश का क्या विकास कर सकते हैं उसके ऊपर करेंगे और फिर उस टारगेट को अचीव करेंगे। अब हम 2047 पे जाते हैं, 5 साल वाला पंचवर्षीय योजना हमने बंद कर दी है, ठीक है, क्योंकि हमारा देश बहुत ज्यादा आगे की सोचता है। तो बताओ, ठीक है, चलो बताइए, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी? देखिए का 1974 से 1979 तक, तो ये हो जाएगी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और ये पंचवर्षीय योजना है वो सफल रही थी अपने उद्देश्य के ऊपर उस समय के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपका कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित सुविधात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटान के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की थी? विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की गई थी, आपको बताना है, और सरकारी विभागों की बात हो रही है। तो विवाद किसका होता है सरकारी विभागों में? कोशिश करो, ठीक है, दिल से बात जो निकले वही बोलो कि पैसा कहां खर्च हो गया पैसा, ठीक है, कि 10 करोड़ की घोषणा हुई थी, उसमें से काम 1 करोड़ का हुआ है, तो बाकी 9 करोड़ कहां गए? तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? व्यय विभाग। खर्चा कहां पर हुआ? तो कौन से विभाग ने ये शुरुआत की थी? व्यय विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो, राज्यपाल से, राष्ट्रपति से और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। इन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ लेना, नोट्स में पॉलिटी वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आप कीजिए क्या है कि राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये अपने को बताना है। कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो बताइए, पहला कथन क्या दिया गया है कि राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। राज्यपाल अन्य धारण कर सकता है, यहां पर लिखा हुआ धारण कर सकता है, नहीं कर सकता भाई। अगर वो राज्यपाल बन गया तो लाभ के पद पर है, तो अभी उसको पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि लाभ का पद धारण नहीं किया जा सकता, तो ये गलत दिया हुआ, धारण नहीं कर सकता होना चाहिए था, यहां पर दिया हुआ है कर सकता है, तो ये गलत हो गया, ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमें सही बताना है। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होता है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इन सभी को रहने के लिए भवन दिया जाता है, ठीक है जी। उसी को बोला गया है जो निवास स्थान में रह सकते हैं और उनके लिए किराया देने की उनको आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि केवल दूसरा सही है, पहला गलत। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद असद अली खान, उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्ययंत्र का वादन करते थे? बताओ। असद अली खान जी की यहां पर बात हो रही है, असद अली खान जी की यहां पर बात हो रही है, बताइए भाई। तो वाद्ययंत्र से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता ही है, कभी सितार का पूछ लेता है, कभी संतूर का पूछ लेता है, कभी सरोद का पूछ लेता है, कभी तबला वादक पूछ लेता है, ठीक है जी, कभी ढोलक का पूछ लेता है। तो बताइए आप क्या पूछा?
असद अली खान, ये आपको याद ही करने होंगे, स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे भाई? रुद्रवाणी से। किससे हो जाएंगे? सॉरी, रुद्रवीणा से। ठीक है जी, रुद्रवीणा से। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार अलग अलग प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? ये अपने को बता कि कौन सा भाग है जो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो हमारे अनुच्छेद में 25 भाग हैं और 12 क्या है? अनुसूचियां हैं। ठीक है जी। तो अब आपको बताना है, बताइए क्या हो जाएगा? कौन से भाग में दिया गया है कि भाई संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? कौन सा भाग? तो ये भाग नंबर 1 है। भाग नंबर 1 में दिया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। भाग नंबर 2 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा हो जाएगा? भाग नंबर 2। भाग नंबर 3 तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। यह किससे संबंधित हो जाएगा? यह मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा भाई? मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाएगा। भाग नंबर 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। ठीक है जी। और भाग नंबर 4 का भाग नंबर पहला यानी कि भाग नंबर 4A, ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो याद कर लेना। ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है कि मौलिक अधिकार है वो कहां से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका के सिद्धांत से लिए गए हैं। अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहां से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भी आपसे पूछता है। और जो मौलिक कर्तव्य है वो कहां से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है। तो कौन से राज्य से हुई है ये आपको बताना है। अगर भाई आपने ये वाली क्लास जरूर देखी होगी, जिसने नहीं देखी ये वाली क्लास देख लेना। अगर ये वाली क्लास देखी होती तो आप इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पा रहे होते, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट 14 टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं अपनी क्लास में। इस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ये क्लास समाप्त होती है उसके बाद इसको जरूर देख लेना। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं। तो इसी क्लास में मैंने आपको याद करवाया था किस प्रकार से। कुचिपुड़ी कैसे याद करवाया था? कुचिपुड़ी यानी कच्ची पुड़ी हमें किसको नहीं देनी चाहिए? अंधे व्यक्ति को। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये हमारे शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा? कथक हो जाएगा। ठीक है जी, कथक। तमिलनाडु का किस प्रकार से याद करवाया था? तमिल यानी हमें मिल के रहना है किन्हें? भारत के लोगों को, तो भारतनाट्यम। इस प्रकार से ट्रिक से याद करवा रखा है, तो वो वाली क्लास जरूर देख लेना जिसने नहीं देखी है। केरल का कौन सा हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। कथकली। और इसी के अलावा केरल का एक और है मोहिनी अट्टम। कौन सा हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रख लेने हैं, बाकी आप क्लास देखोगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा। चलो, भारत अपनी भू सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? पड़ोसी देशों से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ रहा। अब बोलोगे सर जी क्या ये टॉपिक पड़ोसी देश वाला उस वाली क्लास में करवा रखा है जो मैराथन क्लास है? बिल्कुल जी करवा रखा है। डिटेल से जो जो पूछा जा सकता है सब कुछ उसमें करवा रखा है, तो आप देख लेना पड़ोसी देश वाला टॉपिक। पहले आप इसका आंसर दीजिए। यहां पर भूमि सीमाओं की बात कर रहा है, तो भारत 7 देशों के साथ भूमि सीमाएं हैं वो साझा करता है। जिसमें एक हो गया पाकिस्तान हो गया। ठीक है जी, हमारा पड़ोसी देश है, हमारी नाजायज औलाद है भाई ये। ठीक है जी। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है जी, अफगानिस्तान हो जाएगा। और इसके अलावा नेपाल, पाकिस्तान के साथ वाला चीन, नेपाल के साथ वाला भूटान,
ठीक है जी। इसी के अलावा बांग्लादेश, कितने हो गए, 6 हो गए, और एक हो जाएगा आपका म्यांमार। तो ये आपके 7 देश हो जाएंगे, ये अपने को याद रख लेना। ठीक है जी, ये आपके 7 देश हो जाएंगे। और एक बात और बता देता हूं कि अपने जो हैं, ये तो भूमि सीमाएं वाले हैं, जल सीमाओं वाला पूछ ले तो उसमें ऐड कर लेना, एक तो मालदीव ऐड कर लेना, ठीक है जी, और इसके अलावा श्रीलंका ऐड कर लेना। लेकिन इसमें से कुछ हट जाएंगे, अब वो कौन से हटेंगे ये आपको बताना है कमेंट करके कि जल सीमा कितने देश साझा करते हैं, जल सीमा कितने देश साझा करते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप पड़ोसी वाला टॉपिक पढ़ लें, ठीक है। और सबसे अधिक सीमा किसके साथ साझा करता है, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक, और यहां पर अफगानिस्तान के साथ सबसे कम हो जाए। कितनी होती है वो आप उस क्लास में देखोगे, आपको याद होना चाहिए। और अगर क्लास देख ली है तो कमेंट करके बताना कि अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर की, ये आपको कमेंट करके बताना है। नहीं याद है तो वो क्लास जरूर देखना। चलो, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही। और टेंशन मत लो, आपको लग रहा होगा सर जी उस क्लास में जो टॉपिक्स हैं वही क्वेश्चंस करवा रहे, नहीं, ये रियल पेपर है। शुरुआत में मैंने बोला था ना रियल पेपर, तो ये रियल पेपर है, मैंने अपने मन से एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं डाला है, पूरा का पूरा रियल पेपर है। देखो पंचवर्षीय योजनाओं से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और उसमें टॉपिक बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, लगभग 40-45 मिनट में पूरा टॉपिक आपको समझा रखे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर कीजिए कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी। विफल का मतलब क्या होता है, फेल हो जाना, यानी सफल न होना। तो कौन सी विफल हो गई थी ये आपको बताना है, बताइए कौन सी विफल हो गई थी। ये 1961 से लेकर 1966 वाली पंचवर्षीय योजना थी। तो ये कौन सी थी भाई, तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। अब ये विफल क्यों रही थी, क्योंकि 1962 में क्या हो गया था, भारत चीन का युद्ध हो गया था, भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया। तो आपको पता है कि युद्ध की वजह से नुकसान होता है, तो अपना टारगेट ये अचीव नहीं कर पाई। उसके बाद भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हो गया था, भारत पाक का भी युद्ध हुआ था 1965 में। और इसके अलावा उस समय क्या हुआ था, सूखा भी पड़ गया था, जिसकी वजह से इसको अचीव नहीं कर पाए। ठीक है जी, तो ये विफल रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये अपने को ध्यान रख लेना है। रीजन मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को खालिस्तान दिनों के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। तो ये कितने दिन का रोजगार के लिए दिया गया था बताओ, गारंटी रोजगार के लिए। तो आप सभी को पता होगा कि भाई ये 100 दिन की गारंटी के लिए रोजगार के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए 100 दिन। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कमेंट करके आपको बताना है कि जो आपका मनरेगा था उसका नाम बदलकर अब नया नाम क्या रख दिया गया है। आप सभी कमेंट करके बताओगे, ठीक है जी। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो मनरेगा था उसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है। काफी ज्यादा चर्चा में रहा है और जो चर्चा में रहता है वो आपके एग्जाम में बनता है। बाकी मैं करंट अफेयर वाली क्लास में आपको ब्रीफ बता दूंगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखिए कि H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है। H2 देखो नाम से पता चल गया होगा, H मतलब हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का। और जो आपकी आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में जो पहला तत्व होता है वही क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक है। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है जी, और इस पेपर में तो आया ही ना। बताओ अभिज्ञान शाकुंतलम, सबसे पहले तो बता देता हूं ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, क्योंकि एक बार पूछा भी गया था कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है
और किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा यहां पर करेक्ट। ठीक है, तो आज का पेपर ये हमारा यहां पर समाप्त होता है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखो इस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ही इस क्लास पे क्लिक करोगे आपको लगभग 14 टॉपिक्स मिल जाएंगे, 14-15 टॉपिक्स आपको वहां पर मिलेंगे। जो टॉपिक आपको नहीं याद है उसको जरूर देख लेना। बार बार मैं बोल रहा हूं, कम से कम ये मान के चलो 10 से 15 नंबर आपके ये वाली क्लास अकेली पक्का करवा देगी। सिर्फ एकमात्र क्लास, जब एक क्लास से आपके 10 से 15 नंबर, और मजाक नहीं कर रहा, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना, एक बार इसको पढ़ लो फिर उठा के देख लेना। चलो 23 फरवरी का भी आप इंतजार मत करो कि 23 फरवरी के बाद पेपर होगा, कोई भी एक बार इसको पढ़ लो या इसके टॉपिक नोट कर लो और फिर कोई पेपर उठा के देख लेना कि यहां से क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए। कम से कम बता रहा हूं, ये तो कुछ में तो आपको 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर तक भी दिख जाएगा। ठीक है जी, तो ये जरूर देख लेना। और जिन्होंने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए, परचेज करना चाहते हैं, तो हमारे नोट्स ये हिंदी भाषा में है भाई, और अपने ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और 99 रुपए इसके लिए आपको देने होंगे। ठीक है जी, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स के, साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस हमने इसमें डाले हैं। ठीक है, तो जिसको ये नोट्स लेने हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जिसको ये वाली क्लास देखनी है तो इस क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके देख सकते हो और अपने जीके जीएस के स्कोर को बढ़ा सकते हो। दोनों चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका मन है 99 रुपए खर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो, फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए 99 रुपए कुछ नहीं होगा। ठीक है, और नए स्टूडेंट आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वाली क्लास को कंप्लीट पढ़ लीजिए। जय हिंद।